ठीक है। सो रियल और एपरेंट पोजीशंस जो लास्ट क्लास में डिस्कस हुई थी हम लोग की, उसके हिसाब से हमारा डिस्कशन ये था यार, प्रीवियस क्लास में अगर आप याद करो तो प्रीवियस क्लास में रियल और एपरेंट जो लोकेशंस थी उनको लेकर के हमारा जो रिजल्ट बन करके आया था, फाइनली एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया था। और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था कि अगर हम ऐसे कोई एक सरफेस मान लें और इस तरफ हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो लिया था वो वाटर का एग्जांपल लिया था और ऊपर की तरफ एयर का एग्जांपल लिया था। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ इस टाइप का डिस्कशन किया था, अगर आपने नोट्स रिवाइज किए हों, कि वाटर में अगर कोई क्वाइन है, ठीक है, और वो क्वाइन सरफेस से, जो वाटर का सरफेस है उससे HO जो कि उसकी एक्चुअल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ उसकी जो है वो HO है, अगर वहां पर है, तो अगर आप इसको एग्जैक्टली ऊपर से देखते हो, दैट मीन्स अगर आप इस पॉइंट को बिल्कुल इसके ऊपर से आकर के व्यू करते हो, अगर यहां से व्यू लिया जाए, व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से अगर इसको व्यू लेते हो, तो ये डिस्कस होकर के आया था कि इसका जो व्यू होगा वो थोड़ा सा आपको क्लोजर दिखता है। आई मीन ये जो क्वाइन है, क्वाइन अपीयर यहां पर दिखेगा आपको, क्वाइन अपीयर्स हियर, जहां पर है वहां नहीं, उससे थोड़ा सा अलग आपको दिखता है, अपीयर होता है। ठीक है। और ये डिस्टेंस प्रीवियस क्लास में कैलकुलेट किया गया था, तो इसको हम लोगों ने H एपरेंट का नाम दिया था और रिजल्ट हमारा ये आया था कि H एपरेंट वाज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय म्यू, जिसमें म्यू को कहा गया था इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी वैल्यू थी म्यू। ठीक है। ये हमारा लास्ट क्लास था। आई मीन आपको रिवाइज करना चाहिए, और हम लोगों ने रिवाइज किया था कि ये हमने प्रीवियस क्लास में ये लर्न किया था। और इसके बारे में एक डिस्कशन मैंने कहा था कि ये जो रिजल्ट है वो तभी ये काम करता है। ठीक है। ये अगर आप इसको याद कर पाओ तो ये डिस्कस हुआ था कि ये रिजल्ट वर्क तभी करता है, ये फॉर्मूला उसी कंडीशन में काम करता है जिस कंडीशन में ऑब्जर्वर जो है वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली ऊपर होना चाहिए। अगर ऑब्जर्वर इस साइड कहीं पर है, लार्जर एंगल पर, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसको डिराइव करते समय कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज की जाती है। ठीक है। इन जनरल अगर बात करें ना इसको, आप इस चीज को, इस एग्जांपल को जनरलाइज करो, अगर इस एग्जांपल को जनरलाइज करें, अगर ये स्पेसिफिक एग्जांपल था, इसको अगर मैं जनरलाइज करना चाहूं और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1 है, तो इसका जनरलाइजेशन इस तरीके से है। इसको आप जनरलाइज ऐसे कर सकते हो, लेट्स से हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हम इन जनरल वाटर की जगह कोई और मीडियम मानते हैं, जिस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स से μ1 है, और दूसरे साइड पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसको जनरलाइज करेंगे, और यहाँ पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की ये लोकेशन है मतलब, और इसको हम व्यू करें μ2 वाले साइड से, इस साइड से व्यू करें अगर, और उसको व्यू करने पर ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पर अपीयर होता है, ऑब्जेक्ट अपीयर्स हियर, आप मान लो इसको इन जनरल मान लो, तो क्या रिजल्ट बनना चाहिए, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की अगर एक्चुअल लोकेशन जो है, अगर उसकी एक्चुअल लोकेशन आप HO मान लो, और जहां पर वो अपीयर हो रहा है आपको, जहां पर वो दिख रहा है, वो लोकेशन हम HA मान लें अगर, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला क्या बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर आपने म्यू निकाला है, तो वाटर और एयर की बजाय कोई और कॉम्बिनेशन होता, मान लो एक तरफ μ1 होता और एक तरफ μ2 होता, तो आप इसको जनरलाइज क्या करोगे, इन जनरल H ऑफ A शुड बी इक्वल टू H ऑफ O, राइट। पूरा डेरिवेशन वैसे ही होगा। आप बताएंगे, आप लोग गेस करेंगे क्या होना चाहिए यहाँ पर। इसको जनरलाइज करें, मतलब इंस्टेड की हमने वाटर एयर का एग्जांपल लिया था, उसकी जगह पर μ1 और μ2 के एग्जांपल होते अगर, तो जो प्रीवियस क्लास से डेरिवेशन थी, स्नेल्स लॉ फॉलो किया गया था, और जो भी हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया था, उसके हिसाब से आपको क्या लग रहा है, क्या 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 मॉडिफिकेशंस कर दें इसको, सो दैट कि ये फॉर्मूला जो है वो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाए, और आप किसी भी पेयर ऑफ मीडियम के केस में इसको अप्लाई कर पाओ, फॉर एनी पेयर ऑफ मीडियम। तो क्या होना चाहिए इसके अंदर, HO तो हो गया, इसके बाद
हाँ जी युवा, ध्यान से सुनो। अब देखो ना इस फॉर्मूले को, यहाँ देखो ना जो डेरिवेशन किया है आपने, यहाँ पर म्यू लिखा है। मैं इसकी हिंट कर दे रहा हूँ तुम्हें, मैं इसकी हिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर न्यूमरेटर में आप चाहो तो अपने हिसाब से 1 कर सकते हो, और 1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। तो एक तरीके से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यूज किया गया है, और यहाँ पर जो म्यू है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब आप चाहो तो इसको देख करके जनरलाइज कर दो, इसको देख करके जनरलाइज करके बताओ क्या होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ एयर वाटर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी जनरल एग्जाम्पल लेना चाहो तो क्या करोगे इसको? कृष्णा सिंह, म्यू1 इंटू HO डिवाइडेड बाय म्यू2, राइट? ओके। लविश त्रिपाठी का म्यू2 न्यूमरेटर में है और म्यू1 डिनोमिनेटर में है। ओके, ये देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में क्या रखना है और न्यूमरेटर में क्या रखना है। तो कृष्णा सिंह के हिसाब से म्यू1 न्यूमरेटर में है और म्यू2 डिनोमिनेटर में है। लविश त्रिपाठी के हिसाब से म्यू2 न्यूमरेटर में है और म्यू1 डिनोमिनेटर में है। अच्छा, प्रवीण मिश्रा कह रहे हैं कि सर म्यू2 न्यूमरेटर में होगा। ओके। प्रवीण, हाँ कृष्णा सिंह गलत हो गया है आंसर आपका। ओके कोई बात नहीं, सही कर लो, अगर गलत हो गया तो सही कर लो उसे। कृष्णा सिंह सही कर लो आंसर को। ये देखो ना, आप इसको जनरलाइज तो करो। न्यूमरेटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है जहां पर आप व्यू कर रहे हो, जहां से इसको देखा जा रहा है। यानी एक तरीके से न्यूमरेटर में व्यूअर है, काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ऊपर व्यूअर है और नीचे जो है वो ऑब्जेक्ट वाला मीडियम है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो व्यूअर है वो म्यू2 है, तो म्यू2 शुड बी इन द न्यूमरेटर एंड म्यू1 इन द डिनोमिनेटर। ये आपका एक्चुअल आंसर आएगा। इस तरीके से आप इसको जनरलाइज फॉर्म में रखिएगा। एपरेंट शुड बी इक्वल टू HO मल्टीप्लाइड बाय म्यू2 अपॉन म्यू1, मल्टीप्लाइड बाय म्यू2 अपॉन म्यू1। हाँ जी प्रवीण, सही आंसर है। ये जनरलाइज कर रहा हूँ आपको, किसी भी कंडीशन में अगर आपको एपरेंट लोकेशन चाहिए तो एपरेंट लोकेशन शुड बी इक्वल टू द रियल लोकेशन, जो रियल लोकेशन है वो, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा बाय द रेशियो म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1, म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। यहाँ पर म्यू1 वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां पर ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, जहां से रे ओरिजिनेट होगी, और म्यू2 उस मीडियम को कह रहे हो जहां से आप इसको व्यू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल ये दे सकते हो, जनरलाइज एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर हम सरफेस मान लें, वर्टिकल सरफेस, यहाँ कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट O है, O इज द ऑब्जेक्ट एट सम डिस्टेंस लेट्स से 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेफ्ट साइड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज 2 एंड द राइट हैंड साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज से 3। और यहाँ से कोई पर्सन है वो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, दैट मीन्स ये व्यूअर है। तो ये इसके अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर अपीयर होगा, ये जो है ये ऑब्जेक्ट की रियल लोकेशन है। ऑब्जेक्ट की रियल लोकेशन जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो पर्सन को ऑब्जेक्ट कहाँ पर अपीयर होगा, ये क्वेश्चन है आपका। अगर आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि पर्सन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, बताएं जरा, पर्सन के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर लोकेटेड होगा अकॉर्डिंग टू द पर्सन। ये इसको सीधा सा कंसेप्ट है, इसको आप याद कर लें। याद क्या कर लें, समझ लीजिए इसको। लविश त्रिपाठी 45 सेंटीमीटर, राइट। तो देखिए जो एपरेंट लोकेशन होगी इसकी, मतलब अगर आप बात करो इस क्वेश्चन में, तो एपरेंट लोकेशन विल बी, इसी को जनरलाइज करना चाह रहे हो, एपरेंट लोकेशन विल बी HO विच स्टैंड फॉर रियल लोकेशन। एक्चुअल में कहाँ पर लोकेटेड है वो, तो रियल लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30 सेंटीमीटर, ये उसकी रियल लोकेशन है 30।
then it should be multiplied by mu2 2 for the mu2 मतलब ये एक तरीके से आपका व्यूअर, तो व्यूअर इज इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, तो 3 divided by the object 2, 30 into 3 by 2 which means 45 सेंटीमीटर। क्या मतलब हुआ इसका कि यहां से 45 सेंटीमीटर पर आपको ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। यहां पर एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट विल अपीयर। एट दिस पॉइंट द ऑब्जेक्ट विल अपीयर, ये इसका कंसेप्ट है कि ये यहां पर दिखेगा, मतलब दूर दिखेगा, आपको नजदीक नहीं दिखेगा। ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट नियर नहीं दिखेगा, और बल्कि अवे हो जाएगा, दूर रहेगा और दूर दिखेगा वो। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, देखो एक और एग्जांपल लेंगे, उससे समझना। एक और एग्जांपल ये देखिए, काफी फेमस एग्जांपल है। ठीक है, इस एग्जांपल में क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि ऐसे मान लो आपका सरफेस हो गया। ठीक है, इस तरीके से सरफेस मान लिया, और सरफेस के एक तरफ इस साइड पे वाटर का एग्जांपल है और इस तरफ एयर का एग्जांपल है, राइट। यहाँ पर एयर में बर्ड का कोई एग्जांपल ले लो, बर्ड इन एयर, और पानी में जो है वो आप किसी फिश का एग्जांपल ले सकते हो जो वाटर के अंदर है। ठीक है, बर्ड एंड फिश एग्जांपल है। ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये हाइट आपको दे रखा है, प्लस ये हाइट भी आपको दे रखा है। तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 4/3। ठीक है, और बर्ड की जो हाइट है, बर्ड इज एट ए हाइट ऑफ, ये हाइट ये आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो फिश का एग्जांपल है, इसकी भी एक आपको डेप्थ दे रखी है कि ये जो है फिश इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ये आप मान लो कुछ 16 सेंटीमीटर पे है। अब आपका क्वेश्चन ये है, एट व्हाट डिस्टेंस, एट व्हाट डिस्टेंस द फिश विल अपीयर टू बर्ड। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, एट व्हाट डिस्टेंस नंबर 1 द फिश विल अपीयर टू द बर्ड। एंड सेकंड क्वेश्चन है, बर्ड विल, कह सकते हो बर्ड विल अपीयर टू द फिश। मतलब दोनों के अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है जी, दोनों ही एक दूसरे की तरफ व्यू कर रहे हैं। तो कहाँ कहाँ पर दिखेंगे जी? ऋषभ अवस्थी जी, ओके 27, आदर्श शुक्ला 27, कृष्णा सिंह 27, कौस्तुभ 27, ओके, और अर्नव 27, ऋषभ अवस्थी 27 एंड 20 दोनों के आंसर है। सेकंड वाले का 20 आएगा, फर्स्ट वाले का 27 आएगा ऋषभ। ठीक है, और लोग के आंसर दो। ओंकार सिंह 27, प्रवीण 27 एंड 20, कौस्तुभ 36 सेंटीमीटर, ओके। चलिए और बताएं। अनुष्का शुक्ला, सक्सेना, सॉरी सक्सेना, अनुष्का सक्सेना जी 27 एंड 20, ठीक है। और बताओ आंसर। ठीक है ना, ये एग्जांपल आप समझ जाओगे कि क्या कहना चाहते हो, जनरलाइजेशन कैसे करते हैं, राइट। आदर्श का सेकंड क्वेश्चन का आंसर 35 है, वेरी गुड। लविश त्रिपाठी 27 एंड 20, ओके। अभिव्यक्ति कहाँ रह गया बच्चा तुम आज? तुम्हारा आंसर नहीं है अभी तक, और मान्य का भी आंसर नहीं आ रहा, अभिव्यक्ति का भी आंसर नहीं है अभी। आंसर दो बच्चा, और लोग कहाँ रह गए तुम लोग हैं? अश्विका भटनागर कहाँ गया तुम्हारा आंसर? अजय ऋषभ सेकंड का आंसर चेंज कर रहे हो? रवीन, अश्विका भटनागर आंसर लो बच्चा, क्या कहाँ तुम रह गए? और
वान्या तुम्हारा भी आंसर चाहिए। अभिव्यक्ति सिंह आंसर दो, जो भी आंसर आ रहा है दो ना, तो आप सही गलत जो कुछ भी आ रहा है आप आंसर तो दो। आपका एफर्ट होना चाहिए, ट्राई करो जैसा भी आंसर आ रहा है। ठीक है, लर्निंग करनी है तो आपको आंसर देना पड़ेगा, वो सही हो चाहे गलत हो। ठीक है, अभी तुम लोग डिस्कस करेंगे ही इसको। जो भी आंसर आ रहा है वो आप उसको बोले कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है। ठीक है, स्पीक आउट करो उसको, बिकॉज अदरवाइज कंसेप्चुअली आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। कृष्णा सिंह 36, वान्या जी 20। अच्छा, अश्विका सर आई हैव गिवन द फर्स्ट आंसर एंड ओके। ठीक है अश्विका जी, हाँ 20 तुम्हारा आंसर तो आ गया, फर्स्ट आंसर सही बात है। ठीक है, चलिए देखिए जो पहला पार्ट है, अब ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट में फिश विल अपीयर टू द बर्ड, यानी कि फर्स्ट पार्ट में अगर आप जाओगे ना, इन द फर्स्ट पार्ट जो बर्ड है ये आपका व्यूअर है, बर्ड इज द व्यूअर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो एपरेंट लोकेशन होगी, एपरेंट लोकेशन अगर आप देखोगे तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा। एपरेंट लोकेशन विल बी, ऑब्जेक्ट इसके अंदर फिश होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्ट जो है फिश वो 16 सेंटीमीटर है फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस से 16 सेंटीमीटर पे। तो 16 हो गया उसका रियल, ये 16 जो हो गया वो रियल हो गया, इनटू क्या था पीछे हमारा, म्यू2 डिवाइडेड बाय म्यू1। देखो तो म्यू2 बाय म्यू1 में आपसे क्या कहा गया था कि जो न्यूमरेटर है म्यू2 ये हमेशा व्यूअर का होना चाहिए और डिनोमिनेटर हमेशा ऑब्जेक्ट का होना चाहिए, व्यूअर बाय ऑब्जेक्ट, इस तरीके से। तो अब इस हिसाब से अगर देखोगे तो क्या आएगा, इस हिसाब से देखें, व्यूअर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा। तो व्यूअर कौन है फर्स्ट केस में व्यूअर इज द बर्ड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बर्ड वाली मीडियम यानी कि एयर का ऊपर आएगा, यानी कि 1 ऊपर होगा और डिवाइडेड बाय जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, तो 1/4/3। समझ में आया आपको, 16 इंटू इतना। तो ये अब ये पूरा आपका एपरेंट हो गया। ठीक है, दिस इज एपरेंट। और ये जो डिस्टेंस है, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, इतना डिस्टेंस तो फ्रॉम सरफेस होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस है, इस वे, ये जो सरफेस देख रहे हो यहां से, इस सरफेस से। बट वो सरफेस उस बर्ड से 15 सेंटीमीटर पे है, तो वो 15 भी ऐड करोगे यहां पर। देखो 15 सेंटीमीटर क्या है, डिस्टेंस ऑफ सरफेस, 15 सेंटीमीटर तो डिस्टेंस ऑफ सरफेस है। और उस सरफेस से फर्दर इतने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट अपीयर होगा। तो ये टोटल वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे ना प्रॉपरली, तो दिस टोटल वैल्यू विल बी 27 सेंटीमीटर फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम द बर्ड, कि बर्ड से 27 सेंटीमीटर पे होगा ये। वन है, ठीक है, 1.22, ओके। पहला वाला देखो, ठीक है, 1 है 27 सेंटीमीटर फ्रॉम बर्ड, दिस इज द फर्स्ट आंसर। अब 27 सेंटीमीटर किस तरफ होगा, बर्ड के ऊपर की तरफ कि बर्ड के नीचे की तरफ? तो आपको वो लिखना चाहिए ना, 27 सेंटीमीटर फ्रॉम बर्ड एंड बिलो, उससे नीचे। अब अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आए, सेकंड पार्ट की तरफ, अनुष्का सक्सेना सेकंड का आंसर 36, ओके अनुष्का, ठीक है। देखो भी देखो सेकंड पार्ट पे आओ। सेकंड पार्ट में बर्ड विल अपीयर टू द, बर्ड ऑब्जेक्ट है, विल अपीयर टू द फिश, यानी फिश हमारा व्यूअर है, देखने वाला है इसको। तो अब आप इसकी जो एपरेंट लोकेशन होगी, अब देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे एपरेंट लोकेशन को। तो ये क्या हो गया, फिश से सरफेस 16 सेंटीमीटर पे है, तो 16 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर तो हो गया डिस्टेंस ऑफ सरफेस,
और उस सरफेस से फर्दर 15 सेंटीमीटर और जाना है आपको, तो 15 सेंटीमीटर ये रियल है, रियल डिस्टेंस है 15। ठीक है जी, कहां पर? फ्रॉम सरफेस, ये रियल डिस्टेंस है। उसको अपेरेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू म्यू2 बाई म्यू1, जिसमें म्यू2 का मतलब है व्यूअर और म्यू1 का मतलब है ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर इस केस में फिश है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और ऑब्जेक्ट इसके यहाँ पर बर्ड है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो अब ये पूरा नंबर जब निकालोगे, इसकी टोटल वैल्यू, ठीक है जी, देखो तो ये पूरा आंसर आपका आएगा, बिल्कुल सही आंसर तुम लोगों ने दिया था, 36 सेंटीमीटर। बट ये 36 सेंटीमीटर कहाँ से होगा? फ्रॉम, ये तो बताओगे ना कहाँ से? तो फ्रॉम फिश, बिकॉज जो ऑब्जर्वर है वो फिश है, उससे 36 सेंटीमीटर किधर की तरफ? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? तो इसको लिखने के लिए आप यहाँ पर लिख दोगे अबव। तो 27 एंड 36 ये दो आंसर्स हैं इस क्वेश्चन के। तो अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करो और अपने आप को चेक करो कि ऐसा क्या हुआ था हम लोगों से कि हमारे आंसर्स 20 क्यों आ रहे थे। मतलब कई लोगों के आंसर 20 आए थे, 20 एंड 27। तो क्या मिस्टेक हुई थी वहां पर हम लोगों से, जिस वजह से मेरा आंसर 22 या 20 आ रहा था? ठीक है, रियल अपेरेंट को ध्यान से करिए, इसको आप टाइम दो क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड है। हाँ प्रवीण, बाद में तो आपने सही कर दिया था, और लविश त्रिपाठी कह रहे हैं कि 16 ऐड नहीं किया था। ओके, हाँ तो ये देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जब जाते हो तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, जूनियर साइंस ओलंपियाड की, या फिर एनटीएससी में अच्छा रैंक लाना चाहते हो, तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक है, नॉलेज हो जाएगी आपकी, बट उस नॉलेज को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो कंसंट्रेशन चाहिए होती है, वो कंसंट्रेशन इसी टाइप के क्वेश्चंस में खराब होती है, नेगेटिव मार्क्स आ जाते हैं, है ना? आदर्श, हाँ बायो आती है बच्चा। नहीं, लविश त्रिपाठी अच्छी रैंक का मतलब तो आप नंबर 1 पे आ जाओ मेरे हिसाब से। क्यों नहीं हो सकता? क्यों ना टारगेट करा जाए कि मैं इस एग्जाम को टॉप कर जाऊंगा? आई मीन प्रॉब्लम क्या है टारगेट करने में? ऐसा एम करने में कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे, और मैं उसके हिसाब से एफर्ट भी करूंगा। ठीक है, चलो ये हो गया आपका। ठीक है, जो रियल एपरेंट का कंसेप्ट, ध्यान से देखिएगा, कंसेप्ट ऑफ रियल एंड एपरेंट यहां से। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो है देखो, इस एग्जाम्पल को ध्यान से कर लेना। ठीक है, और अब मैं जो एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ वो इससे थोड़ा सा हायर हायर साइड पर है। ठीक है, तो वो ये है, एपरेंट पोजीशन जो है बाय ग्लास स्लैब। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्या होना चाहिए। एपरेंट पोजीशन बाय ग्लास स्लैब कैसे हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। थोड़ा ये डायग्राम होगा, इससे बहुत बी केयरफुल, बहुत अच्छा डायग्राम होना चाहिए आपका, नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, तो ही इसको समझ पाओगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ और आप भी मेरे साथ साथ देखिएगा। ठीक है, देखो हम ये मानते हैं कि एक सेकेंड एक सेकेंड, हम ये मानते हैं कि इस तरीके का हमारा कोई ग्लास स्लैब है। ठीक है, इस तरीके से हम अपना एक ग्लास स्लैब मानेंगे, और आप डायग्राम मेरे साथ साथ बनाना, बिल्कुल मेरे साथ साथ आप अपना डायग्राम बनाते रहिएगा, सो दैट कि हम लोग ज्यादा डिले ना हो टॉपिक में। तो ये हमने ग्लास स्लैब मान ली, एक लाइन मान लिया यहाँ पर। ठीक है, और उस लाइन पर हम अपना कोई ऑब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये मान लिया कि हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर लोकेटेड है एट दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हम ये मानते हैं कि ये पॉइंट पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को मैं पॉइंट ओ से डिनोट कर रहा हूँ कि ठीक है ये मेरा ऑब्जेक्ट है,
अब इस ऑब्जेक्ट को व्यू कहाँ से कर रहे हैं, तो ये भी मैं बता दूं कि आपको इसको व्यू करना है इस साइड पर, मतलब इधर कोई पर्सन है, दैट इज द व्यूअर, ये व्यूअर है, और बीच में ये जो आप देख रहे हो ये आपका वो ग्लास स्लैब है। तो कहां पर ऑब्जेक्ट दिखेगा ये क्वेश्चन है कि व्यूअर को ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा। तो इसको करेंगे कैसे, देखिए उस ऑब्जेक्ट से कोई ना कोई एक रे ओरिजिनेट कराओगे, एक रे इस ऑब्जेक्ट से बाहर आएगी, मान ले यहाँ कहीं पर, फिर वो जो रे होगी वो पहले वाले सरफेस पर जो वहां का नॉर्मल लाइन बनेगी, ऐसे करके नॉर्मल लाइन फर्स्ट सरफेस पे, उस नॉर्मल लाइन से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। मान लो वो रिफ्रैक्ट करके इधर कहीं पर आ गई, पहला रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो फर्स्ट रिफ्रैक्शन इसका कुछ ऐसे हो गया, ये इसका लाइट का इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्ट हो गई। तो जहां पर पहला इंसिडेंस है उसको हम कोई नाम देंगे, यहाँ पर फर्स्ट इंसिडेंस को कोई नाम दे दो कि लेट से जो मेरा पहला पॉइंट है ये ए है। उसके बाद रिफ्रैक्ट करके जहां पर गए वो पॉइंट हमने कुछ बी मान लिया, पॉइंट नंबर बी। अब पॉइंट नंबर बी पर फिर से, पॉइंट नंबर बी पर फिर से आप एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करो, फिर से नॉर्मल लाइन एट पॉइंट नंबर बी, और वहां से लाइट ये फिर रिफ्रैक्ट होगी। और ग्लास स्लैब के अंदर एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्लास स्लैब के अंदर आपसे ये कहा गया था कि जो इंसिडेंट रे है उसको अगर आप एक्सटेंड कर दो, उसको अगर आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो जो फाइनल रे निकलती है वो इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल निकलती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से, ठीक है जी। यानी यहां से जो रे बाहर आएगी वो इसके बिल्कुल पैरेलल बाहर आएगी। तो ये हमने एक रे फॉलो कर दिया, इस तरीके से रे डायग्राम बनेगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वजह से। दूसरी रे, एक और रे हम कंसिडर करेंगे, ये वाली रे हम ऑब्जेक्ट से बिल्कुल हॉरिजेंटल बाहर लाएंगे, ठीक है। और जो रे आप इस ऑब्जेक्ट से बिल्कुल हॉरिजेंटल यानी ऐसे बाहर लाओगे, वो बिना डेविएट हुए सीधी चलती चली जाएगी। ये रे बिल्कुल ऐसे चली जाएगी, स्ट्रेट चली जाएगी। तो एक रे आप इसको ऐसे दिखा सकते हो कि इस तरफ आई, बिना रिफ्रैक्ट हुए ऐसे चली गई, और ये ऐसे आ गई। तो अब आपके पास दो रेज आ गई यहाँ पर, दो रेज, कौन कौन सी, तो ये वाली रे, इसको आप कोई नाम दे दो रे नंबर 1, और इसको कोई नाम दे दो रे नंबर 2। तो ये जो दोनों रेज हैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अभी मैं थोड़ा सा इसके लिए क्या करूंगा, आईज को बड़ा दिखाऊंगा, बट आप इमेजिन करिएगा, आपको जस्ट इमेजिनेशन करना है कि अगर यहाँ पर किसी व्यूअर की आईज हो, तो आप रे नंबर 1 को रिसीव करोगे, आप रे नंबर 1 को रिसीव करोगे, और आप रे नंबर 2 को रिसीव करोगे। तो मैंने कहा था कि जो हमारी आईज होती हैं वो जो जो रे आपको रिसीव की जाती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है वो। तो जो रे हमने रिसीव की है, रे नंबर 1 और रे नंबर 2, वो इमेजिनरी फॉर्म में ऐसा लगेगा आपको, इमेजिनरी फॉर्म में, कि उनको हम बैक साइड पर एक्सटेंड करें अगर, ठीक है, ये जो रेज हमने रिसीव की हैं, इन रेज को अगर आप बैक साइड एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर कहीं जाकर के मिलेगी। और ये जो रे 2 है इसको भी अगर आप बैक साइड पर एक्सटेंड करें, रे 2 को वापस बैक साइड लेके जाओ, एक्सटेंड करो बैक साइड पे, तो ये इस पॉइंट पर आ गए, ठीक है। अब ये जहां पर मिलेंगे, ठीक है, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये पॉइंट, अगर 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 हम ये सारा ग्लास स्लैब रिमूव कर दें, यहाँ से सारा ग्लास स्लैब रिमूव कर दें और ऑब्जेक्ट को वर्चुअली यहाँ पर मान लें, बिकॉज जो रेज आप रिसीव कर रहे हो, जो रेज हम रिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, वो ये वाली रे और ये वाली रे, तो जो रेज आप रिसीव कर रहे हैं वो इन अ वर्चुअल फॉर्म इस पॉइंट ओ डैश से अपीयर हो रही हैं। आपको ऐसा लगेगा कि वो जो पॉइंट, वो जो रेज हैं वो पॉइंट ओ डैश से आ रही हैं, वहां से डायरेक्टली आ रही हैं, ऐसा फील होगा वो। हाँ जी युवा, इमेज ग्लास स्लैब के अंदर भी बन सकती है, वो तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अभी आप यहाँ तक का रे डायग्राम समझो, वो इमेज कहीं भी आ सकती है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, ये अगर उस ऑब्जेक्ट की रियल लोकेशन यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट
कि रियल लोकेशन यहाँ पर है अगर, तो उसकी एपरेंट लोकेशन ओ डैश है, यानी कि व्यूअर के हिसाब से, व्यूअर के हिसाब से का मतलब क्या होता है कि जो रे वो रिसीव कर रहा है वो ऐसा लगेगा कि पॉइंट ओ डैश से ही आ रही है, ऐसा उसको अपीयर होता है, तो ये उसकी एपरेंट लोकेशन है। अब ये हमें सॉल्व करना है, कितना होगा, इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है हमें, ये वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। डेफिनेशन को रिकॉल करना, डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करो, एक परपेंडिकुलर लाइन, एज पर द डेफिनेशन अगर आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन लाओ, तो इस परपेंडिकुलर लाइन को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है ग्लास स्लैब में, कैपिटल एल। रिकॉल करिए इसको, लेटरल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी कहा हुआ है। और ये एंगल अगर आई है तो ये एंगल भी आई बनेगा, ऑल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये एंगल आई बन गया। ये सामने वाली साइड लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो गई। तो ये जो लेंथ है ओ से ओ डैश तक की, इसको अगर आप कैपिटल एस डिनोट करो, ये लेंथ, और यहाँ पर आप 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो इस एग्जांपल में कि साइन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू, ठीक है, इसको हम कोई नाम दे दें, ए नाम दे दें, तो आपका ट्राइंगल ये कंसिडर हो रहा है, ट्राइंगल ओ ओ डैश ए। साइन ऑफ आई शुड बी इक्वल टू द लेटरल डिस्प्लेसमेंट एल डिवाइडेड बाय कैपिटल एस, whereas capital S will be lateral displacement L divided by sin of I। और lateral displacement की एक वैल्यू थी thickness of slab into sin of I minus R divided by T into sin I minus R divided by cos of R। ये हमारा lateral displacement ऑलरेडी डिफाइन किया गया था पहले, पिछली क्लासेस में इसको डिराइव किया गया था, और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आई। अब हमने जो अप्रोक्सीमेशंस लगाए थे, क्योंकि हमने पहले भी अप्रोक्सीमेशंस यूज किए हैं, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो अप्रोक्सीमेशन क्या करोगे, अगर आप स्मॉल एंगल्स को डील कर रहे हो, तो स्मॉल एंगल्स के केसेस में जो अप्रोक्सीमेशन था वो ये था कि अगर स्मॉल एंगल्स होगा, यानी कि आई की वैल्यू काफी छोटी होगी, टेंडिंग टू 0 डिग्री के आसपास, और आर की वैल्यू टेंडिंग टू 0 डिग्री के आसपास, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये लर्न किया था इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर के थ्रू कि जहां जहां पर साइन आई होगा उसको मैं आई लिख सकता हूँ रेडियंस में, ये लर्न किया गया था। जहां साइन आर बनेगा उसको आप आर कर देना अगर एंगल छोटा है तो, और अगर कहीं पर थीटा छोटा होगा ना, थीटा की वैल्यू अगर टेंडिंग टू 0 डिग्री होगी, तो जहां पर कॉस थीटा है वो वैल्यू 1 कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेशन के बेसिस पर लिखेंगे, टी साइन ऑफ आई माइनस आर की जगह पर सिर्फ आई माइनस आर हो जाएगा स्मॉल एंगल्स के केसेस में। एंगल आर अगर 0 डिग्री के आसपास होगा तो कोसाइन 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 1। और जो डिनोमिनेटर में साइन आई है ये ऊपर चला जाएगा, बट साइन आई को आप आई लिख सकते हो, अप्रोक्सीमेटली आई, तो ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई अपॉन साइन आर विल बी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिवाइडेड बाय 1, और अप्रोक्सीमेशन जब लगाओगे तो अप्रोक्सीमेशन के बाद आई बाई आर की वैल्यू